17वीं सदी का भारत, जरा सोचिए, सल्तनतों और मुगल साम्राज्य का दबदबा था, और उसी दौर में एक ऐसे नायक का उदय हुआ जिसकी पहचान सिर्फ एक योद्धा के तौर पर करना, सच कहूं तो अधूरी होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की असली शक्ति उनकी तलवार में तो थी ही, पर उससे कहीं ज्यादा उनके दिमाग में थी, जिसने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था को जन्म दिया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और उनकी सोच कितनी आगे की थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि आज सदियों बाद भी उनके बनाए 12 किलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने का प्रस्ताव है। ये सिर्फ पत्थर के किले नहीं है, ये उनकी स्थायी विरासत के जीते जागते सबूत हैं। तो आज हम शिवाजी महाराज के उसी पहलू को समझने वाले हैं जो युद्ध के मैदान से कहीं आगे था। हम बात करेंगे उस शासक की जिसने स्वराज्य का सपना सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे हकीकत में चलाने के लिए एक ठोस और असरदार ढांचा भी तैयार किया। इस पूरे विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले उनके विजन को समझेंगे, फिर उनके मंत्रिमंडल यानी अष्टप्रधान परिषद की बनावट को देखेंगे, जानेंगे कि गांव-गांव तक उनका शासन कैसे काम करता था, उनके क्रांतिकारी सुधारों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब कुछ उनकी किलों की विरासत में कैसे झलकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीधा चलते हैं शिवाजी महाराज के प्रशासनिक सिस्टम के दिल में, उनके अष्टप्रधान मंडल में। ये कोई मामूली दरबार नहीं था। इसे आप आज के कैबिनेट सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, जहां 8 मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी गई थी ताकि राजकाज को एकदम प्रोफेशनल तरीके से चलाया जा सके। और देखिए, जिम्मेदारियों का बंटवारा कितना साफ था। पेशवा यानी प्रधानमंत्री जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, तो अमात्य जो फाइनेंस देखते थे, सुमंत विदेश मामलों को देखते थे, तो न्यायाधीश न्याय व्यवस्था को, और हाँ, सेनापति, ये पद सिर्फ जमीन पर लड़ने वाली सेना के लिए नहीं था। इसी व्यवस्था के तहत शिवाजी ने एक बहुत ही ताकतवर नौसेना की नींव रखी जो भारत के लंबे समुद्री तटों की हिफाजत करती थी। इसी वजह से उन्हें भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर बिल्कुल साफ थी, ये जो पूरी काउंसिल थी, ये एक सलाहकार की भूमिका में थी। मतलब मंत्रियों की सलाह बहुत जरूरी थी, पर आखिरी फैसला हमेशा छत्रपति का ही होता था। इससे एक मजबूत और सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप बनी रहती थी, जहां जवाबदेही सीधे राजा की होती थी। ठीक है, तो राजधानी में तो ये सिस्टम बन गया, पर सवाल ये है कि ये साम्राज्य के दूर दराज के गांवों तक काम कैसे करता था। ये स्लाइड इस पूरे स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से दिखाती है। सबसे ऊपर छत्रपति, फिर उनकी अष्टप्रधान परिषद, उनके नीचे प्रांत, फिर जिले, और आखिर में शासन की सबसे मजबूत कड़ी गांव। पावर और जिम्मेदारी का एक क्लियर फ्लो था, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक। और गांव के लेवल पर भी देखिए सिस्टम कितना पक्का था। पाटिल जो लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू देखते थे, तो कुलकर्णी जो सारे अकाउंट संभालते थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि एक आम इंसान का सरकार से डायरेक्ट कनेक्शन था। बीच में कोई बड़ा जमींदार या जागीरदार नहीं था जो उसे परेशान करे। अब जमीन को लेकर भी उनकी नीतियां एकदम क्लियर थी। सरंजाम व्यवस्था के तहत मिलिट्री या एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरों को उनके काम के बदले जमीन का रेवेन्यू दिया जाता था, जिसे वो सैनिकों के रख-रखाव पर खर्च करते थे। फिर थी मिरास जमीन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसानों के पास ही रहती थी। ये किसानों को एक तरह की सिक्योरिटी देता था कि जमीन उनसे कोई छीन नहीं सकता, बस शर्त ये थी कि वो राज्य को एक तय लगान देते रहें। और तीसरी थी इनाम जमीन, जो बिना किसी टैक्स के मंदिरों, विद्वानों या समाज सेवा के कामों के लिए दी जाती थी। ये दिखाता है कि उनका शासन सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि समाज के भलाई पर भी टिका था। अब आते हैं उन सुधारों पर जिन्होंने शिवाजी महाराज के शासन को उस वक्त की किसी भी दूसरी व्यवस्था से बिल्कुल अलग और सच कहूं तो क्रांतिकारी बना दिया। यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ थी पुरानी सामंती व्यवस्था, जहां जागीरें देकर वफादारी खरीदी जाती थी और पद विरासत में मिलते थे, और दूसरी तरफ थी शिवाजी की व्यवस्था, एक सेंट्रलाइज स्टेट, जहां काम के बदले कैश सैलरी मिलती थी और नौकरी काबिलियत पर मिलती थी, विरासत में नहीं। तो हुआ क्या? उन्होंने जागीरदारी सिस्टम खत्म करके बड़े बड़े सामंतों की पावर तोड़ दी। सैनिकों और अफसरों को कैश सैलरी देकर एक प्रोफेशनल आर्मी बनाई जो सीधे राजा के प्रति वफादार थी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया।
मतलब किसान अब सीधे सरकारी खजाने में अपना टैक्स जमा करता था। बिचौलियों का खेल ही खत्म कर दिया। तो इस इतने शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सिस्टम का नतीजा क्या निकला? खैर, इसका नतीजा हमें उनकी सबसे बड़ी पहचान, उनके अभेद्य किलों में देखने को मिलता है। असल में बात यह है कि एक मजबूत और ईमानदार प्रशासनिक व्यवस्था ने ही वो पैसा और वो स्थिरता दी जिससे 300 से भी ज्यादा किलों का नेटवर्क बनाना और उन्हें मेंटेन करना मुमकिन हो पाया। ये किले सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थे, ये औरंगजेब जैसे ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ स्वराज्य की रक्षा की गारंटी थे। और हाँ, कोंकण तट पर बने किले उनकी नौसेना के लिए मजबूत बेस का काम करते थे। और इसीलिए ये कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की असली महानता सिर्फ जमीन जीतने में नहीं थी, बल्कि जीती हुई जमीन पर एक न्यायपूर्ण और कुशल शासन खड़ा करने में थी। और ये बात हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि आज के हमारे लीडर्स शिवाजी महाराज के 17वीं सदी के इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट से गुड गवर्नेंस, आत्मनिर्भरता और दूर की सोच के बारे में क्या सीख सकते हैं।